इंडिया टीवी देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। बिहार में नीतीश कुमार ने कास्ट सर्वे पब्लिक किया और पूरी सियासत ने नया टर्न ले लिया। बात हो या बहस, सब कुछ जातियां और उनके आंकड़ों के धुरी पर ही घूम रहा है। सवाल यह है कि सर्वे का डेटा किसके लिए नफा और किसके लिए नुकसान लेकर आया है। क्या जातियों का गणित नेताओं के समीकरणों को भी रीसेट कर रहा है? अगर हां तो किसका और कितना, यह सबसे अहम है। बिहार में नीतीश ने वोटर्स को 205 जातियों के फ्रेम में कस दिया, तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गरीब और गरीबी को ही एकमात्र जाति बता रहे हैं। ऐसे में किसका कार्ड पब्लिक से ज्यादा कनेक्ट कर रहा है? दावेदार कई हैं, राहुल गांधी, नीतीश कुमार, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, लेकिन सामने खड़े हैं अकेले नरेंद्र मोदी। तो क्या मोदी की पॉपुलैरिटी इन दावेदारों के आने से घटी है? क्या 24 की रेस में कास्ट सर्वे आने के बाद कोई ट्रैक चेंज हुआ है? जातिगत जनगणना के बाद सबसे पहला और सबसे बेजोड़ ओपिनियन पोल आज हम आपको दिखाएंगे। इंडिया टीवी सीएनएक्स के इस ओपिनियन पोल में एक एक चेहरे की बात करेंगे और किस जाति की कौन है फर्स्ट चॉइस, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आइए आपको एक छोटा सा रिकैप करा देते हैं और आपको बताते हैं कि ताजा आंकड़ों के मुताबिक ओबीसी जातियां कितनी हैं और इसमें कौन कौन सी जाति शुमार है। ओबीसी की अगर आप बात करेंगे तो बिहार में ओबीसी को दो पार्ट में बांटा गया है, एक है ओबीसी और एक है ईबीसी यानी कि अत्यंत पिछड़ा। पिछड़ी जातियों में यादव, कुर्मी, कोयरी ये प्रमुख जातियों के तौर पर आती हैं और अगर आप अत्यंत पिछड़ों में जाएंगे तो तेली, कानू, मल्ला, धानुक, कहार, नोनिया, पनवारी, नाई, बढ़ई, कुम्हार, पाल, लोहार ये अत्यंत पिछड़ा वर्ग में आता है। हालांकि इन दोनों की आबादी को अगर आप मिला देंगे तो ओबीसी की आबादी हो जाती है 63%, यानी 63% ओबीसी वर्ग है। और इसी ओबीसी वर्ग में हमने सर्वे भी किया है। हमने सवाल प्रधानमंत्री को लेकर पूछा है कि ओबीसी की पहली चॉइस कौन है। ओबीसी के मुताबिक अगर आज चुनाव हो जाते हैं तो वो किसे प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। इसीलिए जो सबसे पहला सवाल हमने अपने ओपिनियन पोल में रखा वो नीतीश कुमार को लेकर रखा, जिन्होंने जातिगत जनगणना कराई है, जो ओबीसी में अपने आप को एक प्रमुख चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट करते हैं। सवाल पूछा गया कि ओबीसी किसे प्रधानमंत्री बनाएंगे, तो नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाने वाले मात्र 3% लोग मिले। ये ओबीसी में सर्वे किया गया है और 3% ओबीसी सिर्फ ये चाहते हैं कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बने। यानी वो नीतीश कुमार जो लगातार जातिगत सर्वे को लेकर कॉन्फिडेंट नजर आए, जिनको लगा कि जातिगत सर्वे के आंकड़े सार्वजनिक करने के बाद बहुत कुछ शायद बदल जाएगा और ये उनका मास्टर स्ट्रोक होगा, इसके सामने बीजेपी कोई चाल नहीं चल पाएगी, ऐसा नीतीश कुमार को लगा। लेकिन फिलहाल ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। सिर्फ 3% ऐसे लोग हैं ओबीसी में जो ये मान रहे हैं कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनना चाहिए। आगे एक एक चेहरे की हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरे साथ जो खास मेहमान हैं उनसे आपका इंट्रोडक्शन करा देती हूं और इस सवाल का जवाब ऐसा क्यों आया है इसके मायने भी समझते हैं। हमारे साथ हैं विजय त्रिवेदी, सीनियर जर्नलिस्ट, स्वागत है सर आपका। इसके साथ ही साथ हमारे साथ हैं सज्जन कुमार, चुनाव विश्लेषक, और भावेश झा, चुनाव विश्लेषक हमारे साथ हैं, सीएनएक्स से हैं, जिन्होंने ये पूरा सर्वे किया है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं भावेश सबसे पहले बड़े छोटे में आपसे समझना चाहूंगी, वो नीतीश कुमार जो जाति बता रहे हैं, जाति गिन रहे हैं, जो इंडिया गठबंधन की नींव रख रहे हैं, ऐसा क्या हो गया कि सिर्फ 3% लोग उनके फेवर में, उनकी कोई चाल काम नहीं कर पाई? हर्षवर्धन जी भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार। क्या उनकी कोई भी रणनीति लोगों को पसंद नहीं आ पा रही है या उन्होंने सिर्फ ओवर कॉन्फिडेंस में आके सब कर दिया? इसकी दो वजह है। एक तो वजह है ये जो सर्वे है ये देशव्यापी है, पूरे सिर्फ बिहार को फोकस करते हुए हमने नहीं किया। यदि सिर्फ बिहार में जाएंगे तो हो सकता है कि आंकड़ा लगभग 20% के आसपास हो, तो पूरे इंडिया में जाएंगे लगभग 52% जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग जो ओबीसी है उसको फोकस करते हुए हमने इसको बैकग्राउंड बनाया था। तो उसकी वजह से ये आंकड़ा 3% दिख रहा है। दूसरी बात यह है कि ओबीसी प्लस ईबीसी एक सुविधा की तरह जोड़ने की कोशिश की गई है। आप नीतीश कुमार को देखेंगे, नीतीश कुमार जब ये ईबीसी वर्ड उन्होंने जब बनाया था तो इसके बैकग्राउंड में ये था, राजनीति थी कि वहाँ पे जो बिहार में जो यादव डोमिनेंट जो कास्ट है और उसको टारगेट करने के लिए, उसको साइलेंट करने, पॉलिटिकली साइलेंट करने उन्होंने एक ईबीसी ग्रुप बनाया था। अब आप उसी ईबीसी को अपना हथियार बनाना चाहते हो, लेकिन सवाल ये भी पूछा जाएगा कि ईबीसी
को रिप्रेजेंटेटिव देने के लिए आपके पास ऐसा नेता कौन सा है, कौन सी ऐसी ईबीसी नेता है जो आपको संसद में या विधानसभा में आपके लिए लीड करेगा या आपके लिए वोट जुटाएगा। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए ईबीसी अभी तक मुझे लगता है, आप देखिए जब पूरे जातिवार आंकड़ा देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि ईबीसी के मामले में नीतीश कुमार हो या फिर आरजेडी हो, दोनों की पार्टियों के पास बड़े नेता नहीं हैं, क्राउड पुलर नहीं है, वोट जुटाने वाले नेता नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे देखेंगे कि जब ओवरऑल देखेंगे तो इन सब के पास जो है वोट परसेंटेज नहीं है। हो सकता है कि अभी माहौल बनने कुछ टाइम लगेगा, क्योंकि कल ही डेटा है, तो आगे आने वाले दिनों में हो सकता है कुछ आंकड़ा चेंज हो, लेकिन फिलहाल जो आंकड़ा है वो इसी के आसपास है। यानी नीतीश कुमार के लिए बहुत ज्यादा खुश करने वाले आंकड़े नहीं हैं। नीतीश के साथ साथ एक और बड़ा चेहरा जो सबसे ज्यादा ओबीसी की बात करते हैं वो है अखिलेश यादव का। हम अखिलेश यादव के बारे में भी आपको बताते हैं कि हमारा ये सर्वे क्या कहता है। अखिलेश यादव को लेकर जब ओबीसी वर्ग से सवाल पूछा गया तो सिर्फ 5% ओबीसी वर्ग के लोग ऐसे रहे जिनकी पसंद अखिलेश यादव हैं। हर्षवर्धन जी, मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मेरे साथ यहां पर आ जाएं। हम अखिलेश यादव की चर्चा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य लोकसभा विधानसभा सीटों के लिहाज से। ओबीसी की बात करते हैं अखिलेश यादव, पीडीए की बात करते हैं अखिलेश यादव। यादव एक बड़ा तबका है जो उनके वोट बैंक के तौर पर माना जाता है, लेकिन सिर्फ 5% लोग हैं पूरे देश में ओबीसी में जो अखिलेश यादव को प्राइम मिनिस्टर बनते हुए देखना चाहते हैं। हर्षवर्धन जी, सबसे बड़ी वजह क्या है? क्या अखिलेश यादव सिर्फ एक जाति विशेष के नेता बनकर रह गए हैं? नहीं, मुझे लगता है कि ये जब अभी अखिलेश यादव देख रहे होंगे तो शायद उनको बड़ी निराशा हाथ लगेगी, लेकिन ये निराशा उनकी तैयार की हुई है। मुलायम सिंह यादव ने जिस ओबीसी अम्ब्रेला को उत्तर प्रदेश में एक सफल राजनीतिक कहें कि मंत्र की तरह इस्तेमाल किया, उसको अखिलेश यादव पूरी तरह से गंवा बैठे हैं। देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश और उस 80 लोकसभा सीटों वाले राज्य में अगर सिर्फ 5% उनको दम मिल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि ओबीसी में से गैर यादव सारे के सारे वोट दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं। अब दूसरी पार्टियों में जा रहे होते जो शायद गठजोड़ का हिस्सा होता, कांग्रेस होती, कोई और पार्टी होती, तो शायद उनके लिए थोड़ी राहत की बात होती। लेकिन अभी मुश्किल यह है कि वो सारे के सारे वोट यहां से निकलकर भारतीय जनता पार्टी के पास जा रहे हैं। और ये अखिलेश यादव की राजनीति के लिए, जिस राजनीतिक विरासत को मुलायम सिंह यादव की विरासत को संभालते हैं, उसके लिए ये बेहद निराशाजनक है। उनको नए सिरे से सोचना चाहिए कि वो कहां गड़बड़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनके साथ लोग आ नहीं रहे। और वो विधानसभा चुनाव में दिखता है, लोकसभा चुनाव में दिखता है। बिल्कुल, देखिए ये आंकड़ा तो अखिलेश यादव को निराश करने वाला है, लेकिन एक और नाम है जो सबसे ज्यादा चर्चाओं में रहता है। चर्चा होती है अरविंद केजरीवाल की, जो घूम घूम कर अपने आप को कट्टर ईमानदार भी बताते हैं, जो अपनी फ्री वाली पॉलिसी का जिक्र करते हैं। जब अरविंद केजरीवाल को लेकर सवाल पूछा गया ओबीसी वर्ग से, जो आंकड़े आए हैं वो हम आपके सामने रखेंगे। अरविंद केजरीवाल को पसंद करने वाले भी सिर्फ 3% लोग हैं। ओबीसी वर्ग में सिर्फ 3% लोग ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को प्रधानमंत्री बनना चाहिए। हालांकि इंडिया गठबंधन में ये भी एक चेहरा है जो अपने आप को प्रधानमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट करते हैं और सबसे ज्यादा फ्री की सेवा देने वाली बात करते हुए अरविंद केजरीवाल नजर आते हैं। लेकिन फिलहाल ये जो आंकड़ा है ये बहुत ज्यादा अरविंद केजरीवाल के फेवर में तो नहीं है, क्योंकि सिर्फ 3% ओबीसी को ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल को प्रधानमंत्री बनना चाहिए। विजय त्रिवेदी जी, क्या वजह है इसके पीछे? अरविंद केजरीवाल सिर्फ 3% एक्सेप्टेंस, जो कट्टर ईमानदार भी हैं, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, फ्री की सेवा देते हैं, उसके बावजूद एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं लोगों ने। नहीं, जो अरविंद केजरीवाल साहब हैं उनकी जो इमेज है वो एक तो पिछड़े दल की, पिछड़े ग्रुप की, कम्युनिटी की नेता की नहीं है। पहली बात, सबसे बड़ी बात है वो एक मिडिल क्लास एस्पिरेशनल जो वोटर है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ओबीसी उनके साथ वैसे भी नहीं आ सकता। अभी तो आप जो लोग जिनको आप ओबीसी का लीडर मान रहे हैं अपने सर्वे में, नीतीश कुमार जी को और अखिलेश यादव, उनके साथ भी ओबीसी नहीं है, क्योंकि वहाँ ओबीसी और ईबीसी बनने से केवल अखिलेश यादव तो केवल यादवों के नेता रह गए। जो मुलायम सिंह यादव पूरे ओबीसी ग्रुप और मुस्लिम के नेता माने जाते थे, एक ज़माने में तो उन्हें मौलाना मुलायम, मुल्ला मुलायम कहा जाता था, तो वो एमवाई ग्रुप के लीडर थे। ऐसे ही लालू यादव थे, लेकिन नीतीश कुमार भी एमवाई ग्रुप के लीडर नहीं है, अखिलेश यादव भी नहीं है। तो अरविंद केजरीवाल की तो इमेज ही ओबीसी के साथ कनेक्ट नहीं होती है। वो एक शहरी जो वोटर है उसके साथ कनेक्ट करते हैं और एक एस्पिरेशनल वोटर के साथ करते हैं जो मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास के साथ आता है। तो ओबीसी को वो रिप्रेजेंट ही नहीं करते। उनकी पार्टी भी
उस तरह का जो काम करती है, जो एजिटेशन करती है, जो मूवमेंट कर रही है, उसमें भी उनका फोकस ओबीसी पर कभी नहीं रहा। और इंडिया गठबंधन में भी उन्हें कोई ओबीसी लीडर के तौर पर नहीं देखता। भाई यदि 3% वोट उनको ओबीसी दे रहा है तो ये मेरे ख्याल से बेहतर इमेज है उनकी कि फिर भी 3% लोग उनके साथ दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, अखिलेश यादव और नीतीश कुमार से अगर कंपैरिजन करें तो ये अरविंद केजरीवाल के लिए अच्छा एक आंकड़ा हो सकता है। 3% की ओबीसी की राजनीति भी नहीं करते, लेकिन उसके बावजूद 3% ओबीसी हैं जो उन्हें मान रहे हैं कि उन्हें प्रधानमंत्री बनना चाहिए। अरविंद केजरीवाल के बाद अब हम बात करेंगे राहुल गांधी की। जब ये सवाल हमारे ओपिनियन पोल में जनता के बीच में रखा गया, ओबीसी के बीच में रखा गया कि राहुल गांधी को आप प्रधानमंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं या नहीं, तो 15% ऐसे लोग थे ओबीसी वर्ग में जो ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए। राहुल गांधी जो इन दिनों ओबीसी वाली राजनीति कर रहे हैं, राहुल गांधी जिनके हर बयानों में जातिगत जनगणना, ओबीसी का फायदा, सेक्रेटरी का हवाला देकर ये बताना कि ओबीसी के साथ कितना भेदभाव ये सरकार करती है, वो राहुल गांधी फिलहाल 15% ओबीसी में अपनी आप कह सकते हैं पकड़ बना रहे हैं, या 15% ओबीसी एक्सेप्टेंस है राहुल गांधी के लिए कि उन्हें प्रधानमंत्री बनना चाहिए। सज्जन जी, इन दिनों राहुल गांधी की जो पूरी की पूरी राजनीति है वो ओबीसी की तरफ शिफ्ट हो गई है। वो अपनी जब इमेज बिल्डअप करने की कोशिश भी करते हैं तो उसी वर्ग में ज्यादातर जा रहे हैं जो ओबीसी वर्ग से ताल्लुक रखते हैं। उसके बावजूद 15% लोग ही हैं जो राहुल को एज अ चॉइस मान रहे हैं प्राइम मिनिस्टर ओबीसी वर्ग में। देखिए, इसमें और भी इंटरेस्टिंग होगा अगर आप देखें ओबीसी की जब हम बात करते हैं तो दक्षिण भारत में तो ओबीसी की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो निश्चित तौर पे हर पार्टी का उसमें हिस्सेदारी रहती है। अगर आप उत्तर भारत का केवल अगर सर्वे देखें, इसका अगर ब्रेकडाउन करें, वो भवेश जी बताएंगे, तो उसमें आप देखेंगे ये 15% और भी कम हो जाएगा। कारण क्या है कि आप देखें 1960 के दशक से जो कांग्रेस के विरोध में हिंदी पट्टी और बाकी जगह जो राजनीति उभरी, चाहे पश्चिमी प्रदेश महाराष्ट्र हो, गुजरात हो या यूपी बिहार बाकी तमाम राज्य हो, उसमें जो लोहियावादी या समाजवादी राजनीति थी, जो आज के दौर में चाहे राजद हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे जनता दल हो, यूनाइटेड हो, ये सब के सब ओबीसी वर्ग जो हैं वो निकले हैं। तो ओबीसी वर्ग तो समाजवादी राजनीति के तहत कांग्रेस विरोधी था। क्यों? क्योंकि कांग्रेस को ओबीसी विरोधी पार्टी के तौर पे देखा जाता था। दूसरा क्या है कि आप देखें कि उसी दौर में 1980 के दौर में जो एक सोशल इंजीनियरिंग की बात जो चलती है, मंडल से भी पहले ये बीजेपी के उस समय के सबसे पावरफुल संगठन मंत्री के.एन. गोविंदाचार्य जो आज भी हैं, उनका यह टर्म था जब उन्होंने कहा कि भाई हिंदुत्व या बीजेपी का सामाजिक आधार केवल ब्राह्मण बनिया नहीं, बल्कि उसके साथ एक वो वर्ग आना चाहिए जो हिंदू समाज की सबसे ज्यादा। तो उन्होंने उस समय देखा कि पिछड़ों में जो दबंग पिछड़े हैं वो तो लोहियावादी राजनीति के साथ हैं, यादव हो या बाकी समाज हो, लेकिन जो कमजोर पिछड़े थे उनको साधने का काम 80 के दशक से बीजेपी करती आ रही है। तो आज के दौर में आप देखेंगे कि एक तो कांग्रेस की छवि ओबीसी विरोधी रही है, दूसरा जो दबंग पिछड़े हैं वो क्षेत्रीय पार्टियों के साथ हैं, और जो कमजोर पिछड़े थे जिसे आप अति पिछड़ा कहें या बहुत ज्यादा पिछड़ा कहें, वो बीजेपी के साथ आए हैं। और ये 90 के दशक से आप देख रहे हैं मंडल के दौर में भी हिंदुत्व के बड़े जो नेता थे वे पिछड़े समाज से आते थे, चाहे वो कल्याण सिंह हो, विनय कटियार हो, चाहे वो उमा भारती हो। और मोदी के आने के बाद तो ये बिल्कुल ही संस्थागत हो गया है और अखिल भारतीय स्तर पे ये धारणा बनी है। अब जहां तक बात रही कि इन्हें लग रहा है चूंकि ओबीसी का बड़ा समाज अब हिंदुत्व के साथ भी जुड़ गया है, विकास और हिंदुत्व की जो एक जुड़ी हुई राजनीति है उसको काउंटर करने के लिए इन्होंने नया एक नवोदित ओबीसी प्रेम दिखाया। लेकिन सवाल है कि कांग्रेस में ओबीसी का रिप्रेजेंटेशन कितना है, पहले भी और आज भी। तो आप क्या कहते हैं, उससे कथनी पे लोगों का भरोसा नहीं है, आपका रिप्रेजेंटेशन कम है। और यही कारण है कि 15% तो साउथ इंडिया के ओबीसीज को भी मिला के होगा, और अगर आप उसको हटा दें तो ये परसेंटेज और कम होगा, केवल अगर आप उत्तर भारत और पश्चिमी भारत के ओबीसीज का विश्वास राहुल गांधी में देखें। ठीक है, अब अगली बात हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की करें, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिकैप आपके सामने रख देते हैं। अभी जिन जिन नेताओं की हमने बात की है उन नेताओं के पक्ष में कितने ओबीसी हैं आपको बता देते हैं। सबसे पहले बात हम नीतीश कुमार की करेंगे, जिन्हें 3% ओबीसी वर्ग के लोग चाहते हैं कि वो प्रधानमंत्री बने। नीतीश कुमार को झटका जरूर लग सकता है क्योंकि इसी ओबीसी वोट बैंक के आधार पर वो अपने आप को प्रधानमंत्री के तौर पर भी प्रोजेक्ट करते हैं। कितने झटके नीतीश जी को दीजिएगा, पहले ही संयोजक नहीं बन पाए, पहले ही लालू जी ने दूल्हा बना दिया, तो झटका तो उनको लगा हुआ है।
अब वो झटके से वो उबर पाएंगे ये बड़ा, क्योंकि 15% अगर राहुल गांधी के साथ चले गए तो इसका मतलब जो लालू जी ने 23 जून वाली बैठक के बाद कहा था कि दूल्हा बना देंगे, तो दूल्हा तो वो बन गए, नीतीश जी तो पिछड़ गए। ठीक है, देखिए बात अखिलेश यादव की भी कर लेते हैं। 5% सिर्फ अखिलेश यादव को ओबीसी वर्ग चाह रहा है कि उन्हें प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए। अरविंद केजरीवाल के लिए ओबीसी वर्ग में 3% लोगों की राय यह है कि अरविंद केजरीवाल को प्रधानमंत्री बनना चाहिए। और बात अगर राहुल गांधी की करें तो राहुल गांधी के साथ 15% ओबीसी वर्ग है जो ये चाहता है कि राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए। बात हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की करें, वो आंकड़े आपको दिखाएं, लेकिन जब से जातिगत सर्वे आया है तब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक कनेक्ट जरूर बना रहे हैं ऑडियंस के साथ, जनता के साथ, और ये बता रहे हैं कि आपको बांटने की कोशिश की जाएगी, लेकिन गरीबों की कोई जाति नहीं होती, पिछड़ों की कोई जाति नहीं होती। आपके लिए जो काम करता है आपको उसका ही हाथ पकड़ना है। सबसे पहले सुनिए प्रधानमंत्री ने क्या कहा। देखिए प्रधानमंत्री ने क्या कहा ये हम आपको सुनवाएंगे। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी दौरों पर हैं। आज वो छत्तीसगढ़ में जगदलपुर में पहुंचे, तो उसके बाद वो तेलंगाना में भी फिलहाल पहुंचे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार ये जरूर कह रहे हैं कि जातियों में बांटने की राजनीति कांग्रेस करती है और जातियों में आपको बंटना नहीं है। आपको सिर्फ ये देखना है कि कौन किसके लिए कितना काम करता है, यानी आपको एक्शंस पर बिलीव करना है। आपको इस पर ध्यान देना है कि कौन सी सरकार आपके लिए कितना काम करती है। आपको फिर सुनवाते हैं क्या कुछ कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। मेरे लिए तो इस देश का गरीब यही सबसे बड़ी जाति है, यही सबसे बड़ी बिरादरी है। अगर गरीब का भला हो गया देश का भला अपने आप हो जाएगा। और अगर हक की बात करनी है तो मैं कहूंगा कि इस देश के संसाधनों पर पहला हक भारत के गरीब का है। गरीब चाहे वो दलित हो, गरीब चाहे वो पिछड़ा हो, गरीब चाहे आदिवासी हो, गरीब चाहे सामान्य वर्ग से हो, हमें सबसे बड़ी जाति मेरे लिए गरीब है। हमें गरीब की चिंता करनी है, हमें गरीब का जीवन बदलना है। कांग्रेस देश के लोगों में आपसी खाई बढ़ाना चाहती है, वैर भाव बढ़ाना चाहती है। इसलिए कांग्रेस अब पूरी नई भाषा बोलने लगी है। तो सबसे बड़ी जाति गरीब है। सबसे ज्यादा अगर इस देश के संसाधनों पर किसी का हक होना चाहिए तो वो गरीबों का होना चाहिए। तो ये कनेक्ट जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्थापित करने की कोशिश करते हैं और जब बार बार ये कह रहे हैं कि आपको जातियों में बंटना नहीं है, इसका क्या मैसेज ग्राउंड पर जा रहा है वो आइए आंकड़ों के जरिए आपको दिखा देते हैं। क्योंकि अब वो प्रश्न आपके सामने रख रही हूं जिसमें ओबीसी वर्ग में ये पूछा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कितने फीसद लोग हैं जो फिर से प्राइम मिनिस्टर के तौर पर देखना चाहते हैं, प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। तो ये आंकड़ा बहुत ज्यादा है। 64% ओबीसी वर्ग के लोग ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए, प्रधानमंत्री बनना चाहिए। तो जो बात चुनावी रैलियों में पीएम कह रहे हैं उस बात का असर ग्राउंड पर पड़ रहा है। कम से कम ये आंकड़े बताने के लिए काफी हैं। 64% लोग हैं जो ये कह रहे हैं ओबीसी वर्ग में कि नरेंद्र मोदी को प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए। भावेश, चूंकि आपने ये सर्वे किया है, ग्राउंड पर जब जाते हैं तो प्रधानमंत्री की ये बयान, ये जो शब्दों का इस्तेमाल वो करते हैं, कितना असर छोड़ते हैं ग्राउंड पर वोटर के जहन में जब वो ये कहते हैं कि सिर्फ एक जाति है वो है गरीब? देखिए बिल्कुल, आप बीजेपी की या जो पिछले जो 8-9 साल से जो इनकी सरकार है इसमें आप देखिए इन्होंने एक तबका बनाया है जो लाभार्थी तबका है। उसमें अक्रॉस दी आप पूरे डेटा को एनालाइज करेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें सबसे जो ज़्यादा लाभ मिला है इनकी योजनाओं का या राज्य बीजेपी के राज्य सरकारों का, तो उसमें ओबीसी है। तो उस डेटा को ठीक से एनालाइज करेंगे तो देखेंगे कि बीजेपी ने अपना जो एक वोट बैंक बनाया है अलग अलग राज्यों में। आप देखेंगे जैसे बिहार में आप देखिए तो यादवों को छोड़ के, कुर्मी को छोड़ के इन्होंने अपना एक वोट बैंक बनाया है, वो सारी वोट में भी रिफ्लेक्ट होता है। इसी तरह यूपी में आप देखेंगे यादवों को छोड़ के और जाटव को छोड़ के उन्होंने अपना एक वोट बैंक बनाया है। इसी
तरह आप हरियाणा में चले जाइए, हरियाणा में जो पावरफुल ग्रुप है जाट को छोड़ के, उन्होंने कंप्लीटली जो डोमिनेंट जो कास्ट है जाट को छोड़ के उसको उन्होंने पोलराइज करने की कोशिश किया है। तो ये सब सारी चीज़ें और उसके बाद इसमें जो एक इनके जो लाभार्थी वर्ग आते हैं वो सब मिला के इनके लिए वोट में तब्दील करते हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि जो प्राइम मिनिस्टर का जो अपना पॉपुलरिटी है वो किसी भी पैरामीटर पे जाएंगे तो 60%, 64%, इससे कम कहीं नहीं होती है जनरली। चूंकि ओबीसी वर्ग से प्रधानमंत्री आते हैं हर्षवर्धन जी, क्या यही सबसे बड़ा फैक्टर है कि ओबीसी वर्ग में उन्हें सबसे बड़ा नेता माना जा रहा है और 64% लोग ये कह रहे हैं कि उनको प्रधानमंत्री बनना चाहिए? नहीं, मुझे लगता है सिर्फ इतना भर नहीं है। और अगर हम ये कहेंगे तो शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूरी पॉलिटिकल जर्नी को हम खारिज कर रहे हैं। इस देश में जातियों के नाम पर नेता बने, जातियों के नाम पर उनके पीछे लोग खड़े हुए, लेकिन जाति से इतर किसी की छवि बने और अपनी जाति का भी नेता बने, ऐसे कम लोग होते हैं। सामाजिक न्याय की लड़ाई के समय ऐसा कई नेताओं ने किया। देश की आजादी के बाद जवाहरलाल नेहरू के साथ स्वाभाविक तौर पर वो एक लाभ रहा, जिसको हम कहते हैं ना कि अर्ली मूवर एडवांटेज रहा, बेनिफिट रहा। तब कोई उस तरह की प्रतिद्वंदिता नहीं थी। लेकिन जब नरेंद्र मोदी राजनीति में आए तो उनके सामने बहुत ज्यादा टूटा फूटा समाज था। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर एक छवि थी, लाख कोशिश के बावजूद, जो जिक्र किया अभी गोविंदाचार्य जी वाला, लाख सोशल इंजीनियरिंग की कोशिश के बाद, लाख पिछड़ी जाति के मुख्यमंत्री देने के बाद नहीं सफलता मिल रही थी। नरेंद्र मोदी ने उसको करते हुए दिखाया। और यहां एक जो सबसे बड़ी बात है, और मुझे लगता है कि भारतीय राजनीति में ध्यान देने वाली बात है कि 50% प्लस किसी का भी भरोसा आप जीत लें। शायद इसी वजह से हर अप्रूवल रेटिंग में वो 50% के ऊपर जाते हैं। अगर 64% ओबीसी मतदाता उनके साथ खड़ा है, इसका मतलब कि हर वो मतदाता जिसको लगता है कि जाति के साथ देश आगे रखना चाहिए, वो उनके साथ खड़ा है। जो शायद सिर्फ जाति सोचता है, सिर्फ वो उनसे छिटक कर जा रहा है, जिनको आप अलग अलग नेताओं के साथ जाते हुए देखते हैं। ये किसी भी नेता की बहुत बड़ी उपलब्धि है। भारतीय जनता पार्टी के लिए ये ज्यादा बेहतर इसलिए हो जाता है कि अभी 2024 का चुनाव होने वाला है, जाति जनगणना एक राज्य करा चुका है, कर्नाटक का आने वाला है। ऐसे में जब ये आंकड़ा आता है तो उसको भरोसा बढ़ता है, और उस भरोसे से दूसरी जातियों को भी एक तरह से कहें कि उनका कनेक्ट बनता है जब वो बूथ पर वोट देने जाते हैं। बिल्कुल, यानी ओबीसी वर्ग की जो अप्रूवल रेटिंग है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फेवर में है, क्योंकि 64% ओबीसी वर्ग ऐसा है जो ये चाहता है कि नरेंद्र मोदी को ही प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए। हमारे साथ यहाँ पर लाइव ऑडियंस भी है। चूंकि सर्वे आ रहा है, जातिगत जनगणना हो रही है, तो लोगों के जहन में कई सारे सवाल हैं। कोई सवाल करना चाह रहा है? नाम बताइए। मेरा नाम अभिषेक है और मैं आपके ओपिनियन पोल पर क्वेश्चन खड़ा कर रहा हूं कि आपके ओपिनियन पोल किस टाइम फ्रेम में, क्या आपके ओपिनियन पोल जिसने कराया, क्या उनके पास टेक्निकल एक्सपर्टीज था या टेक्निकल एक्सपर्टीज था, किस टाइम फ्रेम में, किस लोगों का आपने सैंपल बिटोरा, मैंने इकट्ठा किया? पहला क्वेश्चन। क्या एक सवाल, सिर्फ एक सवाल, क्योंकि बाकी लोगों के भी सवाल हैं। जल्दी से। हाँ। आपने जो सैंपल इकट्ठा किया, इकट्ठा तो कर लिया, क्या ये राजनीतिक रूप से ये आप ठीक है, मैं सवाल का जवाब ले लेती हूँ। लाइए। नहीं, ठीक है। क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी कोई अलाउ करती है इस प्रकार के सर्वे? ठीक है, भावेश जी जवाब दे दीजिए। भावेश जी चूंकि सीएनएक्स से ही आपके सवालों के जवाब मिल जाएंगे। सवाल पूछ रहे थे तो मुझे ये याद आया कि मैं 15 साल से हूँ, आपने मुझे आज तक कभी देखा क्यों नहीं करते हुए काम? 15 साल से मैं इस काम को करते आ रहा हूँ। लगभग हर टाइम, एक दो वाकया को छोड़ दे तो लगभग हर टाइम हम लोग सही आते। अब दूसरी बात जहाँ के आती है कि इसको हम लोग किस तरह करते हैं, कैसे करते हैं, उनके पास एक्सपर्टीज है कि नहीं। तो आपको रिक्वेस्ट करूंगा एक दिन हमारे साथ जुड़िए, एक दिन मैं आपको फील्ड में ले जाऊंगा, कैसे काम करते हैं वो मैं आपको बता दूंगा। और किसी का कोई सवाल है बिहार की जातिगत जनगणना को लेकर? बिल्कुल लिया जाता है। एक सेकंड, अब सवाल ले लूं मैं बाकी जातिगत सर्वे को लेकर। बोलिए। नमस्कार सर, मेरा नाम ध्रुव शुक्ला है, मेरा क्वेश्चन हर्षवर्धन सर से है। सर, ये तो जातिगत जनगणना की बात हो गई, बट अगर हम रिलीजियस वाइज देखें कि हिंदू और मुस्लिम पे देखें, तो उस बिहाफ पे राहुल जी और मोदी जी को अगर आमने सामने रखें तो हिंदू का वोट परसेंट और मुस्लिम का वोट परसेंट कितना, अगर मोदी जी के फेवर में जा रहा है तो मुस्लिम का कितना जा रहा है, और राहुल जी के फेवर में जा रहा है तो हिंदुओं का कितना परसेंट वोट इधर उधर? अच्छा, वैसे इस पर हम आगे चर्चा करेंगे, हम बताएंगे, लेकिन फिर भी जवाब, आपके सवाल का एक जवाब मैं जरूर देना चाहूंगा। देखिए, राहुल गांधी और कांग्रेस का संकट ही यही है कि उनकी छवि एक मुस्लिम परस्त पार्टी की बन गई, और देश के अलग अलग राज्यों में उसके नए सेकुलर लंबरदार पैदा हो गए। आप लालू जी की पार्टी देखें, अखिलेश जी की पार्टी देखें, बीआरएस देखें, जगन मोहन देखें, शरद पवार देखें, ममता बनर्जी देखें, अरविंद केजरीवाल देखें, यानी पूरी की पूरी बेल्ट उनकी खाली हो जाती है। तो जहां खड़े हैं
खड़े तो उस पाले में हैं, लेकिन उनके वाले कटोरे में कुछ नहीं, उनके साथियों के कटोरे भरे पड़े हुए हैं। ये है। एक फिगर मैं जोड़ना चाहता हूँ ओबीसी वाले मसले पर, जो हम लोग बात कर रहे थे कि प्रधानमंत्री को 64% मिल रहे हैं। मैं फिगर देख रहा था, सब लोग ओबीसी की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी भी कर रहे हैं, नीतीश कुमार भी कर रहे हैं, राहुल जी तो बहुत सेंसस की बात कर रहे हैं, ओबीसी की लेकर चिंता उनकी महिला आरक्षण बिल के दौरान भी रही। लेकिन मैं एक फिगर देख रहा था, देश के 1952 से लेकर अभी तक 2023 तक जो चीफ मिनिस्टर्स बने हैं अलग अलग पार्टीज के, उसका फिगर मैं आपको बताता हूँ। अब तक 260 चीफ मिनिस्टर बने हैं कांग्रेस के। विजय जी, इसी पर आप एक कमेंट कर रहे थे, एक इंटरेस्टिंग आंकड़ा दे रहे थे, वो प्लीज मैं ये समझाने की बात कर रहा था कि जो 64% आया है प्रधानमंत्री जी के लिए, नरेंद्र मोदी जी के लिए और राहुल गांधी के लिए 15% है, उसको केवल भाषण से नहीं होता ना, उसको एग्जीक्यूशन लेवल पर देखें। यदि 75 साल का हम आंकड़ा देखें, 75 ईयर्स का, उसमें 260 मुख्यमंत्री कांग्रेस ने बनाए हैं अब तक। उसमें से सिर्फ 43 मुख्यमंत्री, 43 मिनिस्टर्स ओबीसी हैं, चीफ मिनिस्टर्स, जो 17% है उनके टोटल चीफ मिनिस्टर्स का। बीजेपी ने 68 चीफ मिनिस्टर बनाए हैं अब तक, और उसमें से 21 चीफ मिनिस्टर ओबीसी हैं, जो 30% है। और जो दूसरी रीजनल पार्टीज हैं उनके करीबन 150 चीफ मिनिस्टर्स बने अब तक, उसमें से 43 चीफ मिनिस्टर्स ओबीसी हैं, जो 28% है। यानी अब तक सबसे ज्यादा परसेंटेज वाइज चीफ मिनिस्टर ओबीसी बीजेपी ने बनाए। दूसरी बात, आज की तारीख में देखें तो भारतीय जनता पार्टी के सबसे ज्यादा ओबीसी एमपीज हैं 85, और मोदी सरकार में सबसे ज्यादा मंत्री आज तक के रिकॉर्ड में 29 ओबीसी चीफ मिनिस्टर हैं, ओबीसी मिनिस्टर्स हैं। तो जो काम आप एग्जीक्यूशन पे कर रहे हैं वो तो जमीन पे दिखेगा ना। आप ओबीसी की सेंसस की बात करते रहे लेकिन उस पर काम ना करें, चीफ मिनिस्टर ना बनाए। अभी नीतीश कुमार जी ने भी कर लिया, तो जो आंकड़ा आया उसमें 36% ईबीसी हैं, तो फिर कितने लोग वहां पर हैं? वहां पर 5 मंत्री हैं ईबीसी के, तो उस पर क्या काम कर रहे हैं? और अब तो कायदे से ये करना चाहिए था बिहार सरकार को कि तेजस्वी जी भी इस्तीफा दें, नीतीश जी भी इस्तीफा दें, और ईबीसी और माइनॉरिटी से उसको लाएं, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन उसका सबसे ज्यादा है। ठीक है, अब बात हम दलितों की करेंगे, जिनकी 19% आबादी बिहार में निकलकर सामने आई है। आखिर क्या कहते हैं दलित? एक एक चेहरे को लेकर, एक एक नेता को लेकर हम बात करेंगे। और सबसे पहले हम बात करेंगे कांग्रेस को लेकर, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर। जब पूछा गया जनता से, जब दलितों से पूछा गया कि मल्लिकार्जुन खड़गे को प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए या नहीं, तो सिर्फ 2% लोग ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं दलितों में कि मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रधानमंत्री बनना चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे जो बड़े दलित चेहरे के तौर पर कांग्रेस उन्हें प्रोजेक्ट करती है, उन्हें कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनाया गया। इसी तरीके से नैरेटिव बनाने की कोशिश कांग्रेस ने की, लेकिन उसके बावजूद जब दलितों के बीच में जाके हमने सर्वे किया तो सिर्फ 2% लोग ऐसे हैं जो ये जान रहे हैं, जो ये मान रहे हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रधानमंत्री बनना चाहिए। सज्जन जी, इसके पीछे क्या बड़ी वजह है? क्योंकि कांग्रेस तो इनको भुनाने की कोशिश करती है सबसे बड़े दलित चेहरे के तौर पर, उसके बावजूद क्या जनता को ये समझ में आ रहा है कि ऐसा ना हो फिर रिमोट कंट्रोल हो जाए? देखिए, जो दलित समाज है उसको आप समझिए वो समाज में आर्थिक तौर पे हाशिए पे है, तो वो निश्चित तौर पे एक ऐसी पार्टी और एक ऐसे नेता के रूप में विश्वास करना चाहता है जिससे उसे उम्मीद होती है कि उसे एक तो सामाजिक सुरक्षा मिलेगी दबंग जातियों से, दूसरा उसे आर्थिक और बाकी अवसरों का भी लाभ मिलेगा। तो इस मामले में क्या होता है कि आप क्या कहते हैं, चेहरा आपका क्या है, आपकी जाति क्या है, ये 1980 तक ये सब चलता था। 1980 के बाद से जो 80 और 90 पहचान की राजनीति हुई तब तक भी चला, लेकिन आज आप देखिए दलितों में, पिछड़ों में एक आकांक्षा की लड़ाई है, पॉलिटिक्स ऑफ एस्पिरेशन, कि भाई उनकी एस्पिरेशन की पॉलिटिक्स कौन पूरा कर रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी की जो छवि है, ये 2% का मतलब है कि उनके अपने गृह राज्य कर्नाटका के भी सारे दलित जो हैं इनके पक्ष में नहीं है, फिर तमाम उत्तर भारत के दलित तो वैसे ही इनसे रिलेट नहीं करते हैं। दूसरी बात देखें, 1980 के बाद से कांग्रेस दलितों में अपना आधार दक्षिण भारत को छोड़ दे तो बाकी जगह कंप्लीटली खो चुकी है, क्षत्रिय पार्टियों में या बीजेपी के पक्ष में। और मल्लिकार्जुन खड़गे जी की जो स्थिति कांग्रेस पार्टी के अंदर में, हर किसी को पता है कि इनके पास वास्तविक क्षमता या वास्तविक शक्ति नहीं है। ये प्रेसिडेंट जरूर है लेकिन नेता राहुल गांधी हैं, गांधी परिवार के पास है। ऐसी स्थिति में जब आप खुद ही अपनी पार्टी में एक मजबूत नेता के तौर पे परसीव नहीं किए जाते हैं तो सवाल ही नहीं है कि दलित समाज जो वैसे भी कांग्रेस से नहीं जुड़ा है और वो नेता जो मजबूत नहीं है उसमें विश्वास करे, संभव नहीं है। ठीक,
देखिए, कांग्रेस के बाद निकलकर हम बात कर लेते हैं अब बीएसपी की, बीएसपी सुप्रीमो मायावती की, जिनका पारंपरिक वोटर ही दलित माना जाता है। जब मायावती को लेकर ये सवाल पूछा गया दलितों के बीच में जाकर, तो सिर्फ 10% लोग ऐसे थे जो ये कह रहे थे कि मायावती को प्रधानमंत्री बनना चाहिए, मायावती उनकी पहली चॉइस थी। सिर्फ 10% ऐसे लोग रहे, वो मायावती जिनका बड़ा जनाधार रहा है, जिनका कोर वोटर ही दलित वोट बैंक रहा है, उसमें भी सिर्फ 10% लोग ऐसे हैं। और देखिए, यूपी एक बड़ा राज्य है, यूपी को अगर आप अलग कर देंगे तो ये फीसद और भी ज्यादा कम हो जाएगा। यानी मायावती के नाम पर बात करने वाले, उनको एक्सेप्टेंस देने वाले सिर्फ 10% लोग हैं। हर्षवर्धन जी, क्या मायावती कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाई? जो जनाधार उनके साथ था, जो एक दलित नेता के तौर पर वो उभरी थी, अब निष्क्रिय होती उनकी राजनीति इसमें रिफ्लेक्ट कर रही है? नहीं, मुझे लगता है कि सबसे बड़ी वजह निष्क्रिय होती राजनीति है, लेकिन उसके बावजूद बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती के साथ 10% दलित का मतलब हुआ कि अभी भी उनका बहुत बड़ा आधार उनके साथ है। आप अगर दूसरे नेताओं को देखें जो एक राज्य के नेता हैं, अभी हमने चर्चा की थी ओबीसी नेता के तौर पर, अखिलेश यादव 5% के आगे नहीं बढ़ पाते हैं। ऐसे में अगर मायावती 10% दलितों की पहली पसंद है, और वो भी तब जब कोई सिनेरियो नहीं है। अभी कई बार हम ये भी देखते हैं ना कि कैसे मोमेंटम क्रिएट हो रहा है, क्या किसी पार्टी के पक्ष में जा रहा है, किसी तरह का गठजोड़ आगे बढ़ता दिख रहा है, उसके नेता के तौर पर कोई दिख रहा है क्या? तो जहां खरगे जी एकदम नीचे जाते हैं, देश की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के बावजूद, वहां पर मायावती जहां अभी किसी गठजोड़ में नहीं है, किसी तरह से इनकी दावेदारी नहीं दिखती। मुझे लगता है ये बहुत अच्छा नंबर है। मायावती जी को ये देखते हुए एक चीज जरूर सोचनी चाहिए कि क्या उनके कनेक्ट में अब कोई कमी रहेगी। और एक बात समझिए, दलित राजनीति सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र, हरियाणा का छोटा हिस्सा, बिहार, जब आप दक्षिण के राज्यों में जाते हैं, क्या मायावती अपने उस पोटेंशियल को एक्सप्लोर करने को तैयार हैं? यह बड़ा सवाल है। अगर उसका जवाब खोजें तो शायद यह आंकड़ा बढ़ सकता है। बिल्कुल, देखिए, ये तो बात रही मायावती की, लेकिन मायावती के बाद अब बात करेंगे हम राहुल गांधी की। राहुल गांधी को लेकर जब सवाल पूछा गया कि वो प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं या नहीं दलितों के बीच में जाकर, तो 20% लोग ऐसे थे दलितों में जो ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए। ओबीसी से कंपेयर करेंगे तो वो 15% का आंकड़ा था, दलितों में 20% लोग ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए। विजय जी, ये आंकड़ा किस तरीके से आप बताएंगे? इसे अच्छा समझे राहुल गांधी के लिहाज से या बहुत खराब समझे? इसको दूसरे तरीके से देखिए। जहां आपने सबसे पहले कांग्रेस अध्यक्ष राहुल खरगे साहब का नाम लिया, मल्लिकार्जुन खरगे का। मल्लिकार्जुन खरगे दलित नेता हैं और आपने कहा कि दलितों के नेता हैं, मानते हैं दलितों के नेता हैं। लेकिन इस सर्वे ने जो राहुल गांधी को दलित 20% वोट दे रहे हैं, प्रधानमंत्री की चॉइस बता रहे हैं, और खरगे साहब को 2% बता रहे हैं। इसका मतलब कांग्रेस ने ही ये तय किया कि खरगे साहब को दलित नेता के तौर पर या पार्टी के लीडर के तौर पर एस्टेब्लिश नहीं किया जाए। ये एक बड़ी बात है। मतलब आपने नेता बना दिया, अध्यक्ष बना दिया, लेकिन अध्यक्ष को नेता नहीं बनने दिया। यदि दलित कांग्रेस के साथ हैं तो वो दलित नेता के साथ पहले जाएंगे ना। लेकिन वो जानते हैं कि खरगे साहब को नेता बनाने वाले राहुल गांधी हैं, तो इसलिए खरगे साहब की बजाय राहुल गांधी के साथ वो लोग आ रहे हैं जो काम कर रहे थे दलित का कांग्रेस के साथ। इसमें एक और चीज़ है, मायावती जी का आपने जिक्र किया। मायावती जी, मैं समझता हूँ देश में अकेली दलित नेता है जो इस समय काम कर रही हैं। अभी वो एक्टिव नहीं है, इसलिए वो 10% वोट है। उत्तर प्रदेश को देखें, आंध्र प्रदेश को देखें, पंजाब को देखें। जब काशीराम जब आए थे, काशीराम ने जब बीएसपी बनाई और उससे पहले वामसेफ बनाई, तो उन्होंने पूरे दलितों की राजनीति को इकट्ठा किया। और आपको ध्यान हो कि सारी पॉलिटिक्स जो है दलितों की वो बीएसपी पर आ गई। पिछले 4 साल से 5 साल से खासतौर से मायावती जी एक्टिव नहीं है, उस वजह से ये 10% वोट है। और उसमें से भी कुछ वोट जो दलितों का है वो शायद कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो रहा है। उसमें से बहुत सारा वोट भारतीय जनता पार्टी के साथ भी शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री को आप जब फिगर बताएंगे तो उसमें भी आएगा। लेकिन यदि मायावती एक्टिव होती और उनका एक पॉलिटिकल एक्टिविटी दिखाई देती कि भाई बीएसपी कुछ काम कर रही है, वो सरकार में आ सकती हैं, बना सकती हैं, तो ये परसेंटेज बढ़ता। उसका कुछ वोट राहुल गांधी के साथ शिफ्ट हुआ है और कुछ भारतीय जनता पार्टी के साथ शिफ्ट हुआ होगा। लेकिन राहुल गांधी को 20% वोट का मतलब दलित राहुल गांधी को अपना प्रधानमंत्री बनाते हैं, ये नहीं है। वो रिजेक्ट कर रहे हैं कि आपने खरगे साहब को केवल दिखावे के लिए दलित नेता के तौर पर अध्यक्ष बनाया। ठीक है, बात अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की करेंगे। मैं भावेश आऊंगी आपके पास, बस जल्दी से आंकड़ा दिखा दें जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर था। तो देखिए, 58% लोग ऐसे हैं, जब दलितों के बीच में ये सवाल गया तो 58% ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं
कि नरेंद्र मोदी को ही प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए। हर्षवर्धन जी, आप भी अपनी जगह पर आ जाइए। तो देखिए, 58% लोग हैं दलितों में जो एक्सेप्ट कर रहे हैं एक बार फिर से नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पर। भावेश, ग्राउंड में क्या चर्चा होती है लोगों के बीच में, क्योंकि पीएम अपने भाषणों में ओबीसी, दलित, तमाम जातियों का जिक्र करते हैं, सम्मान के साथ सहारे की बात करते हैं। देखिए, एक पैटर्न आप देखिए, जैसे कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे, बिहार में देखिए 3 तरह की दलित है। एक वाल्मीकि समाज के मुसहर है, और ये एक और है। इन तीनों को आप देखेंगे, जो वाल्मीकि समाज पहले मायावती के साथ जुड़े थे, उनका एक इन ब्लॉक वोट उनको मिलता। मुसहर जो जीतन राम मांझी उनके सबसे बड़े नेता हैं, और एक पासवान है जिनका इन ब्लॉक वोट रामविलास पासवान उनकी पार्टी को मिलता आ रहा है। आज के डेट में आप देखिए, जो वाल्मीकि समाज का वोटर जो मायावती को मिलता था, वो वोट स्प्लिट हो गया। कुछ थोड़ी बहुत जगह पे मायावती को अभी भी मिलता है, लेकिन वो वोट स्प्लिट होके कुछ आरजेडी में और एक बड़ी संख्या में बीजेपी की तरफ मूव कर गई है। और पासवान, रामविलास पासवान की पार्टी, चिराग पासवान का बीजेपी के साथ आने के बाद जो दलित का वोट है, वो एक बड़ा तबका फिर बीजेपी के साथ जुड़ रहा है। इसलिए आप देखेंगे, और फिर दूसरी स्टोरी है यूपी की तरफ। देखिए, यूपी में जो दलितों का जो सबसे बड़ा वोट बैंक है जाटव, जाटवों को छोड़ दीजिए, बाकी सारे दलित है वो बीजेपी की तरफ आज के डेट में वो वोट करती है। इस 2 बड़े स्टेट में आप देखें जहां पर दलित पॉलिटिक्स सबसे ज्यादा होती है, वहां पे आप देखिए जो बीजेपी के पास जो दलित का वोट है, दो बड़े जाटव को छोड़ के लगभग सारे के सारे लगभग बीजेपी को वोट करती है। इस वजह से आप देखेंगे 58% का जो आंकड़ा है, ये एक सबसे बड़ी वजह है इसका। बिल्कुल, लेकिन 58% लोग हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से पीएम बनते हुए देखना चाहते हैं। दलित और ओबीसी की हमने बात की है, मेरे साथ ऑडियंस भी है, इनके सवाल भी ले लेते हैं। सर, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि हर बार जब चुनाव हुआ है तब ये ओबीसी और जनगणना का मुद्दा नहीं उठा है, लेकिन इस बार ऐसा मतलब चुनाव हो रहा है तो आखिर जातिवाद और जनगणना का मुद्दा इतना क्यों उठा जा रहा है? नहीं, मुझे लगता है कि इसमें सबसे बड़ी वजह यही है कि जो नरेंद्र मोदी के सामने गठजोड़ है, वो मुद्दों की राजनीति करते हुए जीतता नहीं दिख रहा है। उसको लग रहा है कि अगर ये बात होगी, और हम आमतौर पर हम लोग शहरों में पढ़ते हुए स्कूलों में ये जाति धीरे धीरे भूलते हैं। जाति याद रहती है, जाति जाति नहीं है, लेकिन हम उसके आधार पर किसी से व्यवहार नहीं करते। गांवों में होता था, या कहें कि एक समय तक बहुत जगहों पर, अब वो नहीं। उनको लगता है ये जाति वाली थोड़ा सा पहचान ऐसे बढ़े कि एक दूसरे से लोग लड़ें। तो शायद वो जो कंबाइन वोट बैंक है, जिसको नरेंद्र मोदी कहते हैं, वो सबका साथ सबका विकास वाला, तो उसको वो कुछ छीन सके। इसके अलावा तो कोई वजह दिखती नहीं है। वरना बिहार में 33 सालों से पिछड़ी जातियों के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने क्यों नहीं अपनी जाति को इतना बेहतर बना दिया कि आज ये पिछड़ा शब्द उनसे हटा दिया जाता। बिल्कुल, और किसी के सवाल? सर, नमस्कार सर, मेरा नाम जिया है, और मेरा सवाल ये है कि जैसे कि अभी हमने देखा कि मोदी को ओबीसी में 64 वोट्स मिले हैं और दलित में 58% वोट्स मिले हैं। तो जो ये विपक्ष है बोलती रहती है कि जो भाजपा को है उनको दलित और ये नहीं पसंद करते, तो ये कौन से लोग हैं जो इनको इतना वोट दे रहे हैं? ठीक है, सज्जन जी, आप जवाब दे दीजिए। देखिए, इसमें जब आप दलित या पिछड़ा कहें, कोई ये एक तरह का समूह नहीं है। हर राज्य में, बिहार में 22 जातियों में बटा हुआ है दलित समाज, यूपी में 66 जातियों में बटा हुआ है। तो आप देखें कि जब हम पिछड़ों की बात करते हैं तो एकाध जातियां ऐसी हैं जो 60 के दशक से उन्होंने अपनी दावेदारी की, और 90 के दशक में मंडल के दौर पे उन्होंने कब्जा किया अपर कास्ट के डोमिनेंस को हटा के। ये दबंग पिछड़ी जातियां थी। लेकिन 100 से ज्यादा जातियां हर राज्य में जब होती हैं पिछड़ी जातियां, तो उसमें आप देखें, आप उत्तर प्रदेश या बिहार लें, उसमें यादव जाति जो है उनका सामाजिक वर्चस्व है, उनका काफी राजनीतिक वर्चस्व बहुत ज्यादा है। तो सवर्णों के विरोध में तो बहुत ही प्रोग्रेसिव होते हैं, लेकिन उनका व्यवहार आप देखें जो उनसे कमजोर पिछड़ी जातियां हैं, जो दलित जातियां, वहां पे आप एक सामंती प्रवृत्ति देखेंगे। तो ये जो पिछड़ा वर्ग है, ये हमेशा ऐसी पार्टी को चुनता है जो सामाजिक दबंग लोगों से उन्हें बचाएगा। तो आप बिहार यूपी में यादवों के खिलाफ पिछड़ों को देखें, हरियाणा में आप जाटों के खिलाफ देखें, महाराष्ट्र में आप देखें मराठा है और कुनबी है, मराठा तो नहीं है लेकिन शास्त्रीय तौर से आते हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे जो कमजोर पिछड़ा है, जो बहुत बड़े वर्ग में है। दलित में भी आप देखें, जाटव समाज जो है, जाटव चमार, वो तो महन जी के साथ है, लेकिन आप खटिक, वाल्मीकि, पासी, धोबी, इस तरह की तमाम जातियों को देखें जो कमजोर है। तो जो कमजोर पिछड़ा, कमजोर दलित है, वो भाजपा जैसी जाति पार्टी में इसलिए भरोसा करता है कि उसे सुरक्षा की और पॉलिटिक्स ऑफ एस्पिरेशन वो भी दिखती है। ठीक,
यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो चेहरा है, चाहे आप ओबीसी की बात करिए, चाहे आप दलितों की बात करिए, उसमें सबसे नंबर 1 पर है एक्सेप्टेंस के तौर पर, अप्रूवल रेटिंग के तौर पर। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।